A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know very well from the previous class, we have started the new chapter, that is banking. Okay, so in this chapter we have already discussed about the what is the meaning of the banking. Next we have discussed the meaning of the meaning of the commercial bank. What is the meaning of the commercial bank? So commercial bank is a financial institution which perform the two main functions, that is accepting the deposit and advancing the loan. Next we have started, that is what are the different functions of the commercial bank. So in which we have discussed about the there are two functions, main functions of the commercial bank, that is primary function and the secondary function. Okay, so in the primary function we have already discussed about the accepting the deposit, in which different accounts we have already discussed, that is current account deposit, saving account deposit, fixed account deposit. Okay, still here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to discuss about the advancing loan. This one is the primary function of the commercial bank. Next we will discuss the different secondary functions, that is overdraft facility, discounting bills of exchange, investment of funds, agency function and miscellaneous. Okay, so we are going to discuss about all these topics. So let's get started. ओके, तो जो नेक्स्ट था वो था, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट लास्ट क्लास में, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट. नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग द लोन. ये हम लोग ने देख लिया था कि जो भी कमर्शियल बैंक है उसके क्या होते हैं, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, एक लोन को एडवांस करता है. ठीक है, तो उसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया कि किस किस फॉर्म में करता है, अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट में. एडवांसिंग लोन मीन्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय बैंक्स एज डिपॉजिट इज केप्ट इन द रिजर्व एंड द रेस्ट इज गिव्स अस द लोन. देखिए एज द लोन, ठीक है, जो भी एज अ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट वो अपने पास एज अ रिजर्व रखता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 उसका टोटल डिपॉजिट हुआ है, एग्जाम्पल है 20,000 इसका टोटल डिपॉजिट हुआ है, तो वो 4% या 5% या 7% उस 20,000 का वो अपने पास रिजर्व रखेगा. बाकी उसके पास जो भी पैसा बचा उस पैसे को वो लोन पे दे देगा. यही जो कंसेप्ट है वो अभी आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सर्टेन पार्ट जो भी कैश का है, 50,000 है, 50,000 का 5% वो अपने पास रखता है या 10% वो अपने पास रखता है, बाकी जो बचा वो लोन पे दे देता है. वो 10% अपने पास इसलिए रखता है कि जिसने भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना मनी डिपॉजिट किया है इन द फॉर्म ऑफ करेंट, मतलब डिमांड डिपॉजिट के या सेविंग अकाउंट में, सेविंग में तो नहीं, या सेविंग में कर भी सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो विड्रॉ भी कर सकता है. तो उस केस में क्या है, जब मुझे ज़रूरत पड़ गई और बैंक ने अगर पूरा ही लोन दे दिया तो वो कैसे किसी मनी को वापस देगा जिसने अपना डिपॉजिट किया है. इसलिए कुछ फिक्स परसेंटेज वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक अपने पास एज डिपॉजिट रखता है. अब ये जो परसेंटेज है कि कोई भी कमर्शियल बैंक 5% रखेगा, 10% रखेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेट कौन डिटरमाइन करता है, ये रेट डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये जो परसेंटेज होता है कि 5% के अकॉर्डिंग रखेगा, 7% के अकॉर्डिंग रखेगा, दैट रेट विल डिटरमाइन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द एनी कंट्री. सो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक. ठीक है, सो अब इसमें क्या है कि बैंक एडवांसेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन. जो बैंक है वो एडवांस करता है फॉलोइंग टाइप के लोन को. कैसे कि कैश क्रेडिट के फॉर्म में, डिमांड क्रेडिट के फॉर्म में और शॉर्ट टर्म लोन में. अब ये बेसिक डिफरेंस इन तीनों में क्या है. कैश क्रेडिट का मीनिंग है कि अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड अप टू विच द यूजर मे बोरो फ्रॉम द बैंक ऑन अ गिवन सिक्योरिटी. इसका ये तब सैंक्शन होता है जब कोई इंडिविजुअल को मनी को बोरो करना है, अगेंस्ट उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. जैसे अगर मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए तो फिर बैंक के पास मैं जाऊंगी तो वो कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, इसलिए सिक्योरिटी मांगता है कि
पता चला कि ये कल वापस ही नहीं कर रही है पैसा, तो फिर बैंक तो पीछे पीछे दौड़ेगा नहीं। उस केस में वो कुछ सिक्योरिटी रख लेता है। जैसे लोग क्या कर लेते हैं, अपने घर को मॉर्गेज कर लेते हैं या कोई भी लैंड है उसको मॉर्गेज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उसको एज अ सिक्योरिटी दे देता है और उनको इन रिटर्न फंड मिल जाता है। डिमांड क्रेडिट क्या होता है, दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। डिमांड क्रेडिट ये होता है, अब जैसे बैंक ने क्या किया था, मैंने बैंक से लोन लिया, अब ये जो है डिमांड क्रेडिट, इसको तब बोलेंगे कि जब भी बैंक को जरूरत है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, मेरे को बोलेगा, फोन करेगा या बुलाएगा कि जो भी मैंने लोन दिया था हमें बहुत ज़्यादा नीड है, अर्जेंट है, वो आप पूरा वापस कर दो। ये क्या होता है, डिमांड क्रेडिट होता है। नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म लोन। सो दिस लोन इज गिवन एज द पर्सनल लोन और एडवांस एज द प्रायोरिटी सेक्टर। ये जो लोन है वो पर्सनल लोन दिया जाता है, किस पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटी सेक्टर पे। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब किस, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल देख रहे हैं, सर्विस सेक्टर देख रहे हैं, जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी है कि किसको ज़्यादा कोप अप करना है, उस वाले को क्या किया जाता है, प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। तो कैश क्रेडिट क्या हो गया, कैश क्रेडिट लोन को दिया जाता है अगेंस्ट द डिफरेंट सिक्योरिटीज। डिमांड क्रेडिट भी बैंक क्या करती है, लोन देती है, बट बैंक को जब भी जरूरत होगी वो बैंक कॉल करके उसको वापस ले सकती है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, वो प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लोन वो उस सेक्टर को दे देती है। ठीक है, इसके यूजर्स कौन यूज करता है, तो कैश क्रेडिट इज यूज बाय द प्रोड्यूसर्स और द ट्रेडर्स, कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इसका यूज करते हैं। डिमांड क्रेडिट कौन यूज करता है, जो भी ब्रोकर्स हैं, हुज क्रेडिट नीड्स फ्लक्चुएट। ठीक है, एंड बेसिकली इसको कौन करता है, जो भी ब्रोकर्स हैं। क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि उनकी जो नीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे आज उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है तो वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, बट अगर बैंक कह रहा है कि नहीं पैसा वापस कर दो तो वापस भी कर देते हैं, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी फ्लक्चुएशन। मतलब उनका क्या है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है कि अभी उनको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो लोन ले लेते हैं, नहीं चाहिए तो वो नहीं लेते हैं। तो उस केस में बैंक भी क्या करती है, अगर उसको फंड की ज़रूरत है तो वो कॉल करके उनसे पैसे को ले लेती है। फिर है शॉर्ट टर्म लोन, ये कौन लेता है, ये बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर लेते हैं, जैसे हम लोग, फर्म्स लेती हैं, या जो भी डिफरेंट सेक्टर्स है जिसको ये प्रायोरिटी है कि इसको फंड चाहिए, इसको कौन लेता है, शॉर्ट टर्म लोन वो लोग लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म्स हो गया। फिर हो गया इंटरेस्ट, कितना इस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो कैश क्रेडिट पे इट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली यूज्ड। ये जो होता है जितना अमाउंट यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख लिया था किसी ने और उसका बस 7 लाख ही प्रोड्यूसर ने उसको यूज किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। डिमांड क्रेडिट क्या होता है, होल अमाउंट ऑफ लोन इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट। अब वो जितना अमाउंट भी लिया है, 10 लाख 20 लाख लोन, उस 20 लाख पे ही क्या होगा, उसका पूरा इंटरेस्ट चार्ज होगा। और इस पे भी शॉर्ट टर्म लोन पे भी वही होता है कि जितना भी होल अमाउंट उसने लिया है पूरे पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, टर्म क्या है, मतलब कि कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है इसका, किसका, कैश क्रेडिट का, जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं उनका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। डिमांड क्रेडिट का भी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है कि वो जब भी, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन है, आज वो ले रहे हैं लोन, कल उनके पास पैसा ज़्यादा हुआ तो वो पे भी कर सकते हैं, तो इसलिए कोई इनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। और इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म लोन जो हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है, फर्म ले रहा है, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो कौन स्टेट करता है, गवर्नमेंट बताती है, सॉरी कमर्शियल बैंक बताती है कि आपका 5 साल का ये लोन है, 10 साल का लोन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअल 10 साल में नहीं पे कर पा रहा है तो वो लायबल होगा, या तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा या तो उसको ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, लोन को एडवांस करने का। तो एडवांसिंग लोन में आपके 3 टाइप्स हो गए। पहला हो गया कैश क्रेडिट, सेकेंड हो गया डिमांड क्रेडिट, एंड द थर्ड वन इज दैट इज शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ये 3 हो गया। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, एडवांसिंग लोन में आप क्या क्या है, 3 टाइप्स के हो गए, कैश क्रेडिट जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं कोई भी अगेंस्ट दी सिक्योरिटी, डिमांड क्रेडिट क्या हो गया, कोई भी इसमें ब्रोकर्स लेते हैं कि जब भी इसको कॉल किया जाएगा कि कोई बैंक कॉल करता है कि उसके पैसे को वापस चाहिए तो वो कॉल करके उसे वापस भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स लेते हैं।
और कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लेता है, जो भी इनका पर्सनल लोन है, इनका जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसके लिए लेता है। तो एडवांसिंग लोन के 3 हो गए। किस फॉर्म में वो लोन लेगा? कैश क्रेडिट के फॉर्म में ले सकता है, डिमांड क्रेडिट के फॉर्म में ले सकता है, शॉर्ट टर्म लोन एज अ शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकता है। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका सारा प्राइमरी फंक्शंस हो गया। प्राइमरी फंक्शंस में क्या 2 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन को एडवांस करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कोई भी इंडिविजुअल अगर डिपॉजिट करता है वो किस फॉर्म में कर सकता है? 3 अकाउंट को वो ओपन करा सकता है, दैट इज करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड द थर्ड वन इज फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। एडवांसिंग लोन में क्या हो सकता है? एडवांसिंग लोन में कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज सेकेंडरी फंक्शन, और जिसमें सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? ये बेसिकली करंट अकाउंट में ही ओपन होता है, क्योंकि आपको पता है कि करंट अकाउंट में ही ओपन होता है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल की कोई लिमिट है वो उससे ज़्यादा भी फंड को ले सकता है। सो दिस इज एडवांस गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक। ये एडवांस है जो कौन देता है? कमर्शियल बैंक देता है। अलाउइंग अ कस्टमर को अलाउ करता है टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। वो क्या है? अपने करंट अकाउंट से एक एग्रीड लिमिट तक वो फंड को ले सकता है। जैसे हम लोग ने देखा था ना, बिजनेस में भी 20,000 है किसी के अकाउंट में, बट उसको क्या चाहिए? 25,000 चाहिए, तो वो मनी को ले सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक अपने जो भी क्रेडिट वर्दीनेस होते हैं, बेसिकली ये सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि उनका क्या है? फ्लक्चुएशन होता है कि प्रॉफिट क्या है, आज ज़्यादा है तो आज उनको ज़्यादा मिलेगा, कल हो सकता है मे बी 0 हो। तो ये सारी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है जिनका भी करंट अकाउंट होता है। ठीक है, सो द सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली फाइनेंशियल असेट ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, जो सिक्योरिटी होती है ओवरड्राफ्ट पे इज यूजुअली एक फाइनेंशियल असेट की तरह यूज की जाती है, फाइनेंस का एक असेट की तरह यूज की जाती है ऑफ द अकाउंट होल्डर, एक अकाउंट होल्डर के लिए। जैसे आपका क्या हो गया? शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, LIC की जो भी पॉलिसीज हो गई, डिफरेंट पॉलिसीज होती है ना, ये सारे क्या हो गया कि एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन दी कैश क्रेडिट। इसमें क्या होती है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, एज इट इज ईजियर टू लिक्विफाई फाइनेंशियल असेट देन दी फिजिकल असेट, बिकॉज ये बहुत लिक्विड होता है। लिक्विड होने का मतलब कि बहुत ही ईजिली कन्वर्टेबल हो जाता है कैश में। तो ये बेसिकली अगर हम लोग को फाइनेंशियल असेट से फिजिकल असेट्स में अगर इसको क्या करना है, चेंज करना है, तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक क्या करती है? ये फैसिलिटी भी किसको प्रोवाइड करती है? अपने कस्टमर्स को एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको ये आई थिंक सो और 100% ही पता है मेरे को कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पता है क्या होता है, और डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए इसमें कह रहा है दिस इज अ डॉक्यूमेंट। एक ये डॉक्यूमेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है, जिसमें क्या है एक इंडिविजुअल क्या है क्रेडिट पे कोई भी परचेजिंग करता है, फिर वो कह देता है कि ये इंडिविजुअल इस डेट को या इस टाइम को वो इतना मनी क्या करेगा, उसको पे कर देगा, उस पर उनकी साइन होती है। फिर उससे पता चल जाता है कि आज वो पैसा नहीं दे सकता, तो इन फ्यूचर वो उसको पैसा देगा। ठीक है, सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट होता है एक्नॉलेजिंग एन अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी ओड इन कंसिडरेशन फॉर गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, वो किसी भी जो भी गुड्स को रिसीव किया है उसके ओ के अगेंस्ट वो क्या करता है, उस मनी को उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है कि आज वो गुड्स लेके गया है बट वो उसका आज पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या दे देता है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता है कि आप ले लो, अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक सो 2 मंथ बाद मैं करूंगा या करूंगी, तो वो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो इसमें कमर्शियल बैंक का मेन रोल क्या हो जाता है? मेन रोल ये हो जाता है, इसमें कि एग्जाम्पल दे रहा है, इफ ए गिव्स बी टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए क्या है? अगर ए एक इंडिविजुअल है, ये क्या कर रहा है? ए गिव्स बी टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए ने बी को क्या किया है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया है? दे दिया है, स्टेटिंग दैट, इसमें ये लिखा है कि अमाउंट ऑफ मनी ओड एंड द टाइम व्हेन द डेब्ट हैज टू बी सेटल्ड। उसमें अमाउंट दिया है कि जैसे
ए ने क्या किया है, बी को दिया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 20,000 के गुड्स को ए ने परचेज किया है, किससे, बी से परचेज किया, बट वो आज उसका पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो 20,000 का अगर उसने परचेज किया है और वो बोल रहा है कि 10 जून 2021 को वो क्या कर देगा, पूरा मनी को पे कर देगा। यही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि कितना अमाउंट है और किस डेट को वो किसको पे करेगा। ठीक है, तो ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको, बी को दिया है जिसमें 20,000 है और 10 जून वो 2021 को दे देगा। फिर कह रहा है इफ बी वांट्स द मनी इमीडिएटली। अब ये तो उन लोग में एक सेटल डाउन हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बी को 10 जून को 20,000 रुपीज क्या है उसको मिलेगा, बट क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, किसमें, बी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, उसके पास मनी की लैकनेस हो गई, तो वो उसको पैसा चाहिए। वो उस केस में क्या करेगा, उसको इमीडिएटली वो पैसा चाहिए, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके किसके पास जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है इफ बी वांट्स द मनी इमीडिएटली ही विल प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक। वो बैंक को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा, क्यों प्रेजेंट करेगा, फॉर द डिस्काउंटिंग, उसको वो क्या करे, डिस्काउंट करे। द बैंक विल डिडक्ट अ कमीशन। अब इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक का भी तो कमीशन है, बैंक तो ऐसी खाली तो बैठा नहीं है बस सबको वेलफेयर करने के लिए, बैंक उसमें क्या करता है, अपना वेलफेयर वो भी लेगा, कमीशन भी लेगा, वही तो बैंक की एक अर्निंग हो रही है, वही तो बैंक का एक प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक क्या करेगा, उसमें से कमीशन को डिडक्ट कर देगा, उसमें से कमीशन को कम कर देगा एंड पे द प्रेजेंट वैल्यू टू दी बी। अब जो भी अमाउंट उसमें बी में लिखा है, जैसे 20,000 उसको देना है, तो ए के अकाउंट से क्या है, कुछ कमीशन को डिडक्ट करके वो 20,000 कमर्शियल बैंक क्या करेगा, बी को दे देगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका रोल किसका हो गया, यहाँ पे कमर्शियल बैंक का रोल हो गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, सो अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर पेमेंट फ्रॉम दी ए। अब इसकी जब भी मेच्योरिटी हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, ए से, जिसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो ए से क्या करेगा, उतने पैसे को वापस ले लेगा। तो इसमें क्या हो गया, कमर्शियल बैंक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया, जिसमें कमर्शियल बैंक ने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, ए और बी का था, वो उसको पेमेंट कर देता, बट यहाँ पे उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए था। ऐसा भी नहीं, क्योंकि अब कोई भी इंडिविजुअल को नीड हो गई तो उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके, फिर कमर्शियल बैंक क्या किया, अपना कमीशन को डिडक्ट करके उसको जो भी अमाउंट था 20,000 वो उसको पे कर दिया, और जैसे ही इसका मैच्योरिटी हो गया 10 जून, वो क्या कर देगा, उसके ए से वो पैसे को ले लेगा। सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लेड ऑल्सो प्लेड बाय द कमर्शियल बैंक, दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, फंड्स का इन्वेस्टमेंट। इसमें कह रहा है कि द बैंक इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स इन दी 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए क्या होता है, जब बैंक के पास भी कभी कभी सरप्लस अमाउंट हो जाता है, ठीक है, जब बैंक के पास सरप्लस अमाउंट हो जाता है तो ऐसा बोला जाता है ना कि उस मनी को हम लोग एज अ सेव कहीं रखें, इससे अच्छा हम उस मनी को कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे तो वो मनी क्या होगा, डबल ट्रिपल होता जाएगा, तो इससे क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉफिट होता है। जैसे आपके यहाँ ही पता नहीं आपके घर में या कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट शेयर्स को परचेज करता है, LIC लेता है, पॉलिसीज को, क्यों, क्योंकि वो फंड एज अ उसको क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा तो वो मनी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा। सेम प्रोसेस, सेम चीज कौन करता है, कमर्शियल बैंक भी करती है। वो अपने पास उस मनी को डिपॉजिट रखे रहे, इट्स बेटर वो बैंक क्या करता है, उस मनी को डिफरेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए डिफरेंट चीजों में अपने सरप्लस अमाउंट को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो इसी में कह रहा है द बैंक इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड इन 3 टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज। अब बैंक क्या करता है, जो भी डिफरेंट अगर गवर्नमेंट की डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं तो उन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट सिक्योरिटीज को परचेज कौन करता है, कमर्शियल बैंक, क्यों, उसका सरप्लस अमाउंट है वो डिफरेंट अगर सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेज करेगा, तो वो उसके मनी को भी क्या होंगे, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
देखिए 3 टाइप्स की सिक्योरिटीज को लेता है, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर है अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, एंड थर्ड वन इज अदर सिक्योरिटीज। देखा, अब हम लोग बस सिंपली बैंक को यही जानते थे कि बैंक बस यही सारे काम करता है, बट बैंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके सरप्लस अमाउंट को वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किसमें, गवर्नमेंट की डिफरेंट सिक्योरिटीज में। जैसे वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर लिया, अगर अदर अप्रूव सिक्योरिटीज ले लिया, या अदर सिक्योरिटीज क्या क्या होती है, वी विल डिस्कस इट। देखिए गवर्नमेंट को भी क्या होता है, गवर्नमेंट को भी फंड की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, हमारे लिए बहुत सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अभी आप देखिए कि वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है। उस एक्सपेंडिचर के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, मनी चाहिए। अब वो कहाँ से, कोई अपने पॉकेट से तो जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो तो देंगे नहीं कि ये लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो गवर्नमेंट को भी फंड की ज़रूरत होती है फॉर एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। या तो गवर्नमेंट टैक्सेस से लेती है, नॉन टैक्सेस से लेती है, जैसे फीस हो गया, फाइन्स हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, पेनाल्टीज हो गया, इन सारे के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा लेती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने फंड को रेज करने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटीज को भी इशू करती है। जैसे शेयर्स आप लोगों ने सुना है, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल, ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, इन सारी सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। उससे गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है, फंड मिलता है, फिर वो कहीं ना कहीं पे एक्सपेंडिचर करती है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, डिफरेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में देखिए, दीज आर दी सिक्योरिटीज ऑफ दी बोथ दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो एक हेड है, और जो डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट है, वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, इशू करते हैं। जिसमें आपका आ जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सिंपली क्या होता है, ट्रेजरी बिल डिफरेंट डेज के लिए होता है। इसमें क्या करता है, बस उसका टाइम पीरियड क्या होता है, विद इन 1 ईयर होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पे आप लोग ये देखे होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये डिफरेंट स्टॉक क्या हो जाते हैं, परचेज और सेल करते हैं, उस फाइनेंशियल मार्केट में जाके वो अपनी डिफरेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है फॉर दी शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है, अब यही ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट ने क्या किया, इशू किया। अब ये कमर्शियल बैंक इसको क्या कर लेती है, परचेज कर ली। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। सो दिस वन इज ऑल्सो दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको क्या किया जाता था, ये भी जनरल पब्लिक, बट ये इशू कौन करता है, बाय द पोस्ट ऑफिस इशू होता है, जिसमें जो भी जनरल पब्लिक है या कमर्शियल बैंक है, इसको वो लोग परचेज करते हैं फॉर रेजिंग देयर फंड्स। हम लोग का बस एक फंड का, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, बट फंड को रेज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ट्रेजरी बिल के थ्रू। अब ये कमर्शियल बैंक क्या करेगी, ट्रेजरी बिल में पैसे को इन्वेस्ट कर देगी। अब ट्रेजरी बिल का पैसा अगर कमर्शियल बैंक ने ट्रेजरी बिल परचेज कर लिया, तो वो क्या हो गया, पैसा वो सारा किसके पास गया, सेंट्रल बैंक और दी स्टेट बैंक के पास गया। अब वो पैसा वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसमें ट्रेजरी बिल हो गया आपका, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, दीज आर ऑल आर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपने फंड को, नॉट अ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज other approved securities. So other approved securities, these are approved securities under the provision of the Banking Regulation Act. ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया था, जिसमें सेंट्रल बैंक के बारे में बताया गया था कि जहाँ पे वो इसका नेशनलाइज्ड हुआ था, वहाँ पे बात होती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, जहाँ पे इसमें क्या क्या फंक्शन कमर्शियल बैंक करती है, दैट इज सिक्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स,
हाउसिंग बोर्ड्स हो गया, डिबेंचर्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स पे, यूटीआई पे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब पे भी क्या करती हैं कमर्शियल बैंक अपने डिफरेंट उनकी भी सिक्योरिटीज को परचेज करती, अलग अलग जो भी देखिए हम लोग को पता नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो होते हैं ये अलग अलग, यूपीपीसीएल जैसे यहाँ का है, हर एक जगह जगह का अपना, तो यहाँ पे भी क्या करती है सब अपने डिफरेंट सिक्योरिटीज को क्या करते हैं इशू करते हैं, इसलिए इशू करते हैं कि वो अपने फंड को रेज कर सके, उनके भी सिक्योरिटीज को क्या करती है कमर्शियल बैंक परचेज करती है, क्योंकि उनके पास सरप्लस है, उसको अपने पास रखने से बेटर होता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, वो मल्टीपल टाइम्स मनी इंक्रीज होगा। फिर अदर सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपको सुना होगा आपने जियो का हो गया और टाटा का हो गया, ये सारी भी सिक्योरिटीज, ये सारे जो भी है डिफरेंट, आपकी जियो है आपका, या टाटा कंपनी है, या अजीम प्रेम जी का है, ये सारे क्या करते हैं सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट उन लोग का एक फंड को रेस करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है सिक्योरिटीज को इशू करना, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करते थे इन लोग की सिक्योरिटीज को परचेज करती है, तो अपने सरप्लस फंड को वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करती है। जैसे जनरल पब्लिक हम लोग भी क्या करते हैं अपनी फंड को रेस करने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक भी क्या करती है सिक्योरिटीज को परचेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक का 3 फंक्शन हम लोगों ने सेकेंडरी में देख लिया, दैट इज ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड। फोर्थ वन इज एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक, बैंक का एजेंसी फंक्शन, तो उसमें बैंक क्या करती है that is agency function of banks। ठीक है, एजेंसी फंक्शन बैंक का क्या होता है, सो देखिए बैंक परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर इट्स कस्टमर इन रिटर्न फॉर अ कमीशन। ठीक है, बैंक क्या करती है डिफरेंट एजेंसी के भी एजेंट एज अ एजेंट, एजेंसी फंक्शन मीन्स एज अ एजेंट काम करती है फॉर अ कमीशन, कमीशन उसको मिलेगा। देखिए किसी को भी अगर कुछ पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो वो सारे वो काम करेगा, तो सेम काम ऐसे ही आप कमर्शियल बैंक भी करता है कि कमीशन के लिए वो डिफरेंट एज अ एजेंट की तरह भी काम करता है। सो द एजेंसी सर्विसेज आर, फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फर्स्ट इज transfer of funds. So through instruments such as demand draft, mail transfer, telegraphic transfer, the bank provides facility for cheap and easy remittances of the funds from place to place। अब डिफरेंट जो भी है, जैसे आपका क्या हो गया डिमांड ड्राफ्ट को, मेल के ट्रांसफर को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, यहाँ से फंड्स को ट्रांसफर करना है कहीं और पे ट्रांसफर करने का, तो ये सब पे क्या होता है कोई भी कमर्शियल बैंक को इस पे क्या मिलता है कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन के लिए कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करती है फंड्स को भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर करती है। सेकंड है दैट इज कलेक्शन ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ फंड्स, इसमें क्या है द बैंक कलेक्ट फंड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स। अब बैंक क्या करती है फंड को कलेक्ट करती है, कैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो जाता है कोई भी चेक लेके जाता है, उसको फंड की जरूरत है, तो बैंक क्या करती है फंड को कलेक्ट करती है, इन किसके बिहाफ में कस्टमर के बिहाफ में वो फंड को भी कलेक्ट करती है, चाहे वो किस फॉर्म में हो, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में हो, बिल्स के फॉर्म में हो, चेक्स के फॉर्म में हो, तो फंड क्या करती है कमर्शियल बैंक क्या करती है फंड को कलेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक है, अब किसके कस्टमर के बिहाफ में जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है डिफरेंट सिक्योरिटीज को भी परचेज और सेल करती है। हम लोग को पता है कि बस बैंक क्या करती है पैसा लेती है लोन देती है, बट कमर्शियल बैंक बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करती है, मतलब वो डिफरेंट शेयर्स को भी हो गया, इन सब को भी क्या करती है वो परचेज भी करती है और सेल भी करती है कस्टमर के बिहाफ में। लोग वहां से भी जाके एसबीआई का, पीएनबी का, वहां से भी लोग जाके उनके सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के बिहाफ में ये भी काम करती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स।
जो भी डिविडेंड का कलेक्शन हो गया या इंटरेस्ट का कलेक्शन हो गया, डिविडेंड किस पे मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा आपका शेयर्स पे, इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर पे, तो इनका भी कमर्शियल बैंक क्या करती है, कलेक्शन करती है। पेमेंट ऑफ द बिल्स, जैसे क्या है कि कोई भी बिल्स होता है उसका भी पेमेंट करती है। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे फोन पे है या पेटीएम है, उसके थ्रू आप लोग फोन रिचार्ज करा लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर लेते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, हम लोग जाते हैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं कि एसबीआई से है हमारा अकाउंट की पीएनबी, उसको सेलेक्ट करते हैं तो वहां से पेमेंट भी हो जाता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शन विच इज प्लेड बाय द कमर्शियल बैंक। फिर एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटर एंड द ट्रस्टी ऑफ द विल। अब क्या है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एग्जीक्यूटर हैं या ट्रस्टी ऑफ द विल, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसके एज अ गार्जियन वो क्या करती है, उनको अपने पास एज अ सेफ रखी रहती है। लोगों के जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी लोग बैंक में जाके उसको सेफली रख देते हैं। एंड प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे पे करना है या उस ऑडिटिंग कैसे करनी है, मनी का ट्रांसफर कैसे करना है इनकम टैक्स से रिलेटेड, ये सारे फंक्शंस भी कौन करता है, इट इज ऑल्सो डन बाय दी, दैट इज दी कमर्शियल बैंक।